वेलकम बैक अगेन ऑन कोड विलेज चैनल। आज हम देखेंगे यूनिट 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, जो कि यूनिट का नाम है SRS विच मीन्स सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो इसमें हम पहला टॉपिक देखते हैं कि स्पेसिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, मतलब जो इंजीनियर है उनको कौन से स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे पहले आता है कि स्पेसिफिकेशन के लिए क्या क्या ज़रूरत होता है। जैसे प्रोसेस टू डिटरमाइन यूज़र एक्सपेक्टेशन फॉर प्रोडक्ट, मतलब यूज़र का भैया बताओ तो तुम कैसा चाहते हो, एक्सपेक्टेशन उनका क्या है। मस्ट बी रिलेवेंट एंड डिटेल क्वालिफाइबल, मतलब उसका रिलेवेंट होना चाहिए, डिटेल में डिस्कस होना चाहिए, एंड क्वालिफाइबल मतलब वैलिड में होना चाहिए। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सच रिक्वायरमेंट कॉल्ड फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टर्म में बात कर रहे हैं तो इसमें स्पेसिफिकेशन अगर देखेंगे तो फंक्शनल स्पेसिफिकेशन के तौर पर हम लोग आते हैं, जिसमें हम लोग का ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं, क्लासेस होते हैं। ओके, गोल्स क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के। अगर गोल्स की बात करें तो इनका मेजर गोल होता है टू क्रिएट अ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, एक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनाना डैट इज कंप्लीट, करेक्ट एंड अंडरस्टेबल टू बोथ कस्टमर एंड डेवलपर। मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना जो बिल्कुल कंप्लीट हो, करेक्ट हो और समझने लायक हो। किसको? कस्टमर एंड डेवलपर को, जो बोल रहा है मतलब जो रिक्वायरमेंट दे रहा है और जो डेवलप कर रहा है। ओके, अगर हम स्टेप्स की बात करें, स्टेप्स ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग स्टेप्स की बात करें तो देखो ये हमारा जो प्रोसेस है सेम HDLC जैसे है। ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, लेकिन इसमें क्या है छोटा सा चेंजेस है। जैसे रिक्वायरमेंट हमें चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। ओके, और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को, और वो क्या करता है, उसके 4 फेजेस होते हैं। पहला एलिसिएशन, एलिसिएशन मतलब होता है स्पेसिफिकेशन देना, मतलब कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट मांग करना। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर उस चीज़ की एनालिसिस करना, एनालिसिस करने के बाद रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, उस चीज़ का डॉक्यूमेंट बनाना। एंड आफ्टर डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उसको री-वेरीफाई या कह सकते हो रिव्यू किया जाता है। वेरीफाई किया जाता है, नहीं तो रिव्यू किया जाता है। एंड इस पूरे होल प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, SRS। ये कह सकते हो इस पूरे होल का जो भी आउटपुट निकलेगा वो क्या होगा, SRS। हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी, वो हमारा इंजीनियरिंग ने समझा, उसने इतने फेज 4 फेजेस में डिवाइड किए, एंड देन उसके बाद फाइनल जो भी डॉक्यूमेंट निकलेगा उस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं SRS डॉक्यूमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अब ये रिक्वायरमेंट एलिसिएशन क्या होता है। रिक्वायरमेंट एलिसिएशन जैसे मैंने बोला कोई रिक्वायरमेंट देना, ठीक है। तो गैदर ऑफ रिक्वायरमेंट मतलब कलेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट करके हमें उनको देना। रिक्वायरमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय विथ कस्टमर, ये जो इतने भी रिक्वायरमेंट्स होंगे वो कस्टमर से आइडेंटिफाई होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उनको ही प्रोडक्ट बनवाना है ना। रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे आते हैं, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है कि आइडेंटिफाई करना, किसको किसको, डिफेक्ट को, बग्स को, इनकन्सिस्टेंस को, मतलब जितने भी टाइप्स के एरर आ सकते हैं या जो भी आ सकते हैं उन सबको एनालाइज करना। रिक्वायरमेंट इज़ ऑल्सो इन रिलेशनशिप, ये हमारा रिलेशनशिप में रिलेशनशिप जो एंटिटी होती है उसमें भी हो सकता है। एंड ऑल्सो सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, इफ़ एनी, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट मतलब दो एंटिटी के बीच में अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो हमारा उसको भी देखा जाता है और उसको भी सॉल्व किया जाता है। ओके, अब आता है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, जो कि थर्ड फेज है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ स्टेप 1 एंड 2, मतलब जितना भी हम लोग एंड प्रोडक्ट बोले तो ये एलिसिएशन और एनालिसिस का जो भी आउटपुट आता है वही हमारा होता है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब उसके अंदर हम लोग लिखते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम लोगों ने बग निकाल लिया और रिक्वायरमेंट समझ ली, तो अब उसको डॉक्यूमेंट में हम लोगों ने करके लिख दिया। ऑल्सो नोन एज SRS, इसको हम SRS भी बोलते हैं क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंटेशन बनना है वो SRS ही कहलाता है। रिव्यू आते हैं लास्ट में, क्या रिव्यू, जब डॉक्यूमेंटेशन हमारा बन गया, SRS बन गया, तो उसको रीवेरीफाई करते हैं या रिव्यू देते हैं। तो प्रोसेस टू कैरिड आउट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ SRS, मतलब इम्प्रूव करने के लिए कि उसमें और गलती तो नहीं है भाई, रीचेक कर लेते हैं। ऑल्सो कॉल्ड रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन, इसको हम लोग रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन भी बोलते हैं क्योंकि हम लोग रीवेरीफाई करते हैं। फॉर मैक्सिमम बेनिफिट, अगर हमें ज़्यादा इसका बेनिफिट लेना है तो इट इज़ अ प्रोसेस एट द एंड ऑफ SRS, मतलब इसमें अगर जैसे मान लो ये जितने फेजेज़ हैं, 4 फेजेज़, इसमें तो पूरा बेनिफिट मिलेगा नहीं मुझे क्योंकि मैंने तो सिर्फ समझा, इसमें भी पूरा नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने एनालाइज़ किया, इसमें भी पूरा नहीं होगा क्योंकि मैंने बस एनालाइज़ करके लिख दिया। रिव्यू में पूरा बेनिफिट मिलेगा, क्यों? क्योंकि मैंने इन तीनों फेजेस का मिक्सचर निकाल के एक रिव्यू तौर पे मैंने दे दिया कि अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में। तो हमारा मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा कब? जब ये हमारा एंड ऑफ SRS होता है, ठीक है, मतलब रिव्यू सेक्शन में होता है तो। ओके, ना नेक्स्ट टॉपिक। अब रिक्वायरमेंट एलिसिएशन को थोड़ा डीप में पढ़ते हैं क्योंकि ये हमारा AKTU में पूछ भी लेता है कभी कभार। ओके, तो AKTU में 100% चांसेस है आ सकता है। तो इसमें क्या होता है देखो, एक्टिविटी एक्टिविटी वो ड्यूरिंग विच सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इज़ डिस्कवर्ड, मतलब वो एक्टिविटी
जब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को चाहिए होता है, कब? जब हमारा सॉफ्टवेयर बन रहा होता है। ओके, एक्सप्रेस्ड एंड रिलेवेंट फॉर्म ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट, वो एक्सप्रेस करता है एंड रिवील्ड फॉर्म ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिवील करता है कि हमें क्या क्या चाहिए। सोर्सेज कौन कौन हो सकते हैं सॉफ्टवेयर रिलीजेशन में, मतलब कौन कौन सॉफ्टवेयर के बारे में बता सकता है? कस्टमर बता सकता है, मार्केट एनालिसिस बता सकता है, ऐसा डॉक्यूमेंटेशन जो बना रहा होगा वो सजेशन पे तौर पे दे सकता है। कुछ स्टेप्स होते हैं इनिशिएशन प्रोसेस का। ठीक है, ये प्रोसीजर क्या है, मतलब इनके कुछ स्टेप्स है कि कैसे कैसे हम लोग चल सकते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना रेलेवेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यूज़र दे रहा है, कस्टमर दे रहा है, या डोमेन एक्सपर्ट, मतलब जिस फील्ड का तुम बनवाना चाह रहे हो। डिटरमाइन नीड इन्फॉर्मेशन बाय आस्किंग क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन पूछो कि भैया ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, कैसा चाहिए। ठीक, डिटरमाइन करो क्वेश्चन दे के। एनालाइज द गैदर इन्फॉर्मेशन, जो भी उसने इन्फॉर्मेशन दी उसको एनालाइज करो। लुकिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन अनरिजॉल्व इश्यूज़, और उसको सही करो, और जितने भी इश्यूज़ आ रहे हो उसको अनरिजॉल्व करो। ठीक है, कन्फर्मिंग अवर रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग विथ यूज़र, फिर जब हम लोगों ने कंफर्म कर लिया, फिर उसके बाद यूज़र से एक बार वेरीफाई कराते हैं कि भैया देख लो तुमने जो बोला मैंने उसी तरीके से बनाया है, क्या सही है कि नहीं। देन क्रिएट रिक्वायरमेंट सिस्टम या स्टेटमेंट, फिर उसके बाद हम लोग सीधे जाते हैं SRS डॉक्यूमेंट बना देते हैं। ओके, प्रॉब्लम क्या क्या फेस करना पड़ता है। अगर प्रॉब्लम की बात करें, प्रॉब्लम इन रिक्वायरमेंट एलिसिएशन, तो हमारा यूज़र अनेबल टू एक्सप्लेन इस एक्सप्लेनेशन, कभी कभार वो सही से नहीं बता पाता है, इसलिए लेस नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से मिसलीड हो जाता है हम लोग में कि वो कहना क्या चाह रहा है भाई। यूज़ डिफरेंट लैंग्वेज बिटवीन अ यूज़र, हमारा लैंग्वेज बैरियर सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि अगर मान लो डेवलपर हमारा पढ़ा लिखा है, क्या पता कस्टमर पढ़ा लिखा ना हो, उसने कहा भैया हमका ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, लेकिन डेवलपर ने इंग्लिश झाड़ दी हुई, तो यहाँ पे यूज लैक ऑफ कह सकते हो कम्युनिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज हो जाएगी, एक इंग्लिश बोल रहा है, एक हिंदी बोल रहा है। ओके, लैक ऑफ स्किल इन डेवलपर, अब मान लो वो फ्रेशर है डेवलपर, तो क्या ही समझेगा। ठीक है, ज़्यादा उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो अच्छे से नहीं डेवलप कर पाएगा। रिक्वायरमेंट आर कमिंग फ्रॉम द थर्ड पार्टी, कभी कभार होता है कि जैसे मानो कस्टमर तो ये है और डेवलपर ये है, लेकिन कस्टमर जाके बोलता है किसी एक एक्स बंदे से, और एक्स बंदा बात करता है डेवलपर से, क्या होता नहीं भाई मेरा जुगाड़ है, ये कहता है ठीक है 50% में दे दे कर दे, ये फिर जुगाड़ से कर देता है। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है ये थर्ड पर्सन हो जाता है। तो थर्ड पर्सन के थ्रू अगर डेवलपर पे जाता है तो एक्चुअल जितना भी होता है नीड या सेटिस्फेक्शन यूज़र का वो गेन नहीं कर पाता है, इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। रिक्वायरमेंट अगर देखें, कुछ मेथड्स हैं, हाँ, रिक्वायरमेंट एलिसिएशंस के कुछ मेथड्स हैं, जैसे कैसे कैसे हो सकते हैं। इंटरव्यू लेके कर सकते हैं ये लोग, बूट ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करके ले सकते हैं। QFD मतलब क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट का वहाँ अपने बैच में रख के मतलब फंक्शनली सारे देख सकते हैं। यूज़ केस अप्रोच, जितने भी केसेस हो सकते हैं उसको अप्लाई करके हम लोग देख सकते हैं। ओके, ना नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है? फिजिबिलिटी स्टडी देखो क्या होता है, इट इज़ अ एनालिसिस ऑफ रिस्क कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। ये हमारा एनालिसिस होता है किसका किसका, रिस्क का, कॉस्ट का और बेनिफिट्स का। इसका आउटपुट एक डॉक्यूमेंट में होता है, आउटपुट इज डॉक्यूमेंट एंड नोन एज फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट, इसको एज अ रिपोर्ट भी हम लोग कहते हैं। रिपोर्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चलो देख लेते हैं। नंबर 1 है, विल न्यू सिस्टम प्रोवाइड बेटर वे टू डू दो जॉब, मतलब क्या जो नया सिस्टम तुम बनवा रहे हो वो एक बेटर जॉब देगा तुम्हें। सेकंड, व्हाट प्रपोज सिस्टम विल डू, तुम्हारा सिस्टम करेगा क्या। व्हाट विल बी द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ सिस्टम, तुम्हारे सिस्टम बनाने में क्या कॉस्ट आएगी। व्हाट व्हाट विल बी द बेनिफिट फॉर प्रपोज्ड सिस्टम, इसका बेनिफिट क्या होगा जो तुम सिस्टम बनवा रहे हो। तो कुछ क्वेश्चंस है जो कि पूछे जाते हैं फिजिबिलिटी स्टडीज़ में ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, टाइप्स की अगर बात करें तो कितने टाइप्स के होता है, तो टाइप्स की अगर बात करें तो देखो टेक्निकल फिजिबिलिटी होता है, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी होता है एंड इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी होता है। ठीक, 3 होते हैं, चलो इसको एक एक छोटा छोटा देखते हैं। टेक्निकल में क्या है, देखो टेक्निकल टर्म आ रहा है, मतलब स्टडी ऑफ अल्टरनेटिव ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मतलब हमें स्टडी करना होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अगर लग रहा हो तो। नेक्स्ट, डिज़ाइन अप्रोच टू डिटरमाइन द सिस्टम एस्पेक्ट। टेक्निकल में क्या हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं कि भैया देखो कैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से लिंक करेगा, कैसे सॉफ्टवेयर का एक कंपोनेंट दूसरे से लिंक कर रहा है, तो डिटरमाइन करता है हर एक एस्पेक्ट में। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी क्या होता है, इसमें मेज़र होता है कि हाउ पीपल आर एबल टू वर्क विद सिस्टम, कि कैसे काम होगा, वो भी मतलब सॉफ्टवेयर जो भी डिज़ाइन बन रहा है वो कैसे काम होगा। कोई टेस्टिंग देखेगा, कोई हमारा डिज़ाइनिंग करेगा, कोई हमारा कोडिंग करेगा, कोई मेंटेनेंस करेगा, कोई वैलिडेशन देखेगा। ओके, इसकी डिमांड क्या है, डिमांड्स इफ़ सिस्टम विल वर्क व्हेन डेवलप्ड एंड इंस्टॉल्ड,
इसकी डिमांड एक ही होता है कि जब भाई बना तो रहा हूँ लेकिन वो सिस्टम डेवलप्ड होना चाहिए और इंस्टॉलेबल होना चाहिए। कि हम तो बना दें, अब तुम उसको इम्प्रूवमेंट ही नहीं करा रहे हो ना इंस्टॉल करो तो फ़ायदा क्या हो गया। इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी देखें तो इसमें पैसे की बात आती है क्योंकि इकोनॉमिक आ गया। मेजर क्या है, मेजर इसको कहते हैं मेजर टू फाइंड आउट वेदर द इकोनॉमिकल वर्थ विथ और नॉट। जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है क्या सच में वर्थ कर रहा है, मतलब एक होता नहीं मैंने जो काम किया सच में काम ही है ना, ऐसा तो नहीं फर्जी चला गया। तो ये देखा जाता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज कैरिड आउट बाय टू द डिटरमाइन इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। इसमें हम कॉस्ट बेनिफिट को एनालाइज करते हैं, ठीक है, कि कितनी कॉस्ट आएगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टेप्स। कुछ स्टेप्स हैं कि जो फिजिबिलिटी स्टडी के लिए काम आती है, जैसे फॉर्म अ प्रोजेक्ट या अपॉइंट प्रोजेक्ट लीडर। ठीक, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं फिर उसके बाद अपॉइंट करते हैं प्रोजेक्ट लीडर को। प्रिपेयर सिस्टम फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। देन काउंट पोटेंशियल कैंडिडेट सिस्टम। हम उस पोटेंशियल कैंडिडेट यहाँ पे क्या होगा, जो काम कर रहा है मतलब जो काम करने के लिए कैपेबल है। जैसे कि हमें टेस्टर चाहिए, डेवलपर चाहिए, डिज़ाइनर चाहिए, तो इन सब के लिए पोटेंशियल कैंडिडेट मुझे चाहिए। डिस्क्राइब एंड आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंडिडेट्स। फिर हमें डिस्क्राइब बताना पड़ेगा, भैया तुम्हारा ये काम है वो काम है, सबको टास्क देना पड़ेगा। डिटरमाइन एंड एवेल्यूएट ऑफ द कॉस्ट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट सिस्टम। फिर हम उन्हें बताएंगे कि भैया आपका कितना पैसा आपको देंगे, क्या परफॉर्मेंस आपकी होनी चाहिए, ठीक है, हर एक कैंडिडेट सिस्टम का। वेट सिस्टम परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट डेटा। हमें फिर सिस्टम का भी देखना पड़ेगा, मतलब जो हम सिस्टम बना रहे हैं उसका भी कॉस्ट डेटा कितना आ रहा है। सिलेक्ट बेस्ट परफॉर्मेंस सिस्टम। हमें एक होता नहीं मॉडलिंग कौन सा सिलेक्ट करना है, तो हमें बेस्ट परफॉर्मेंस सिस्टम सिलेक्ट करना है। प्रिपेयर एंड रिपोर्ट फाइनल प्रोजेक्ट डायरेक्टिव एंड देन एंड में हमें प्रिपेयर करना है और एक रिपोर्ट बनानी है जो कि फाइनल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होगा। ओके, अब छोटा सा एक डिफरेंस है कि टैंजिबल और इनटैंजिबल कॉस्ट क्या होता है। देखो, टैंजिबल कॉस्ट को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट और इनटैंजिबल कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओके, तो टैंजिबल कॉस्ट क्या होता है, देखो इट इज़ अ डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ अ प्रोजेक्ट। ये हमारे डायरेक्टली प्रोजेक्ट से लिंक होता है। ओके, जैसे कि कॉस्ट ऑफ बाइंग इक्विपमेंट, ठीक है, इक्विपमेंट खरीदना। इक्विपमेंट में क्या आ सकता है, हार्डवेयर में क्या है, प्रिंटर, कंप्यूटर, डिस्क, ड्राइवर, ठीक। सॉफ्टवेयर और सैलरी, मतलब इक्विपमेंट में आ जाएगा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सैलरी। ओके, ऑपरेटिंग कॉस्ट सच एज, ये तो हमारा जैसे मानो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो गया। अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट में आता है तो ये क्या होगा, यूज़ ऑफ पेपर, पेन ड्राइव, प्रिंटर, XYZ, ठीक है, जितना भी उसमें काम आएगा। तो जो डायरेक्ट होता है वो टैंजिबल कॉस्ट होता है। ओके, जिसमें हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की बात करते हैं जो भी प्रोजेक्ट में लगता है। इनडायरेक्ट या इनटैंजिबल क्या होता है, इट इज़ नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ प्रोजेक्ट, मतलब ये डायरेक्टली प्रोजेक्ट से नहीं मांगेगा पैसा। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, ये हमारा रिजल्ट होता है ऑपरेशंस का। रिफर्ड एज अ ओवरहेड, कैसे कह सकते हो, बजट निकला, बजट आया 5 लाख का, ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट में मिला कितना, 3 लाख। 2 लाख कहाँ गए, बीच के लोग खा गए, या ये बोल सकते हो बीच में खर्च हो गया। ओके, इट इन्वॉल्व्स द टाइम स्पेंड, ये इन्वॉल्व होता है टाइम स्पेंड बाय यूज़र इन डिस्कसिंग द प्रॉब्लम विद द सिस्टम एनालिस्ट, गैदरिंग डेटा अबाउट द प्रॉब्लम। मतलब ये हमारा इन्वॉल्व करता है टाइम स्पेंड बाय यूज़र, वो यूज़र कितना टाइम उस पर स्पेंड कर रहा है, किस चीज़ में, डिस्कसिंग द प्रॉब्लम विद द सिस्टम। उस सिस्टम से तुम जितनी देर तुम बात करोगे, या कह सकते हो उस बंदे से तुम जितनी देर बात करोगे कि यूज़र, उतनी देर का तुम पे करोगे। क्यों, क्योंकि वो एनालाइज कर रहा है, गैदरिंग डेटा कर रहा है और अबाउट द प्रॉब्लम, मतलब आपके प्रॉब्लम का डेटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से उसको पे मिलता है। ना नेक्स्ट अगर हम आते हैं, नेक्स्ट में देखेंगे इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। इंफॉर्मेशन मॉडलिंग क्या होता है, देखो इसके 2 टाइप होते हैं, इसके 4 टाइप हैं। इनफॉर्मल अप्रोच पहला अप्रोच है, ठीक है। इनफॉर्मल अप्रोच अगर देखा जाए तो होता नो मेथडोलॉजी इज़ यूज्ड, इसमें कोई भी मेथड या कोई भी फॉर्मेट यूज़ नहीं होता है। नो फॉर्मल सिस्टम मॉडल इज़ बिल्ड, कोई भी जब ऑब्वियसली जब कोई मेथड नहीं यूज़ हो रहा है तो कोई भी फॉर्मल सिस्टम बिल्ड नहीं होगा। प्रॉब्लम एंड सिस्टम मॉडल इज़ बिल्ड, कोई भी हम सिस्टम यहाँ बिल्ड कर सकते हैं बाय ओरली फ्रॉम एनालिसिस टू द एसआरएस जो भी बनाया है वो डॉक्यूमेंट में नहीं बना है, वो ओरली किया गया है, किससे, एनालिस्ट के द्वारा, और उसी को देख के हम लोगों ने प्रॉब्लम एंड सिस्टम मॉडल को बिल्ड कर दिया, तो ऑब्वियसली एक्यूरेट नहीं होगा वो, ठीक है।
फॉर्मल अप्रोच कह सकते हो या स्ट्रक्चर अप्रोच नेक्स्ट है, जो कि हो होता है यूज़ फंक्शनल बेस्ड डिकम्पोजिशन मॉडल, मतलब एक पैटर्न वे में चलता है जो कि हर एक प्रॉब्लम को डिकम्पोज करता है धीरे धीरे, मतलब कह सकते हो सॉल्व करते जाता है स्टेप बाय स्टेप। फोकसेज ऑन द फंक्शन परफॉर्म्ड इन प्रॉब्लम डोमेन एंड डेटा कंज्यूम एंड प्रोड्यूस बाय दीज फंक्शन। ये फोकस करता है किस पे, फंक्शन परफॉर्मेंस पे, कि कैसा परफॉर्मेंस होना चाहिए किस पे, प्रॉब्लम डोमेन, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, डेटा कंज्यूम में, एंड प्रोड्यूस बाय दीज फंक्शन, जो भी प्रोड्यूस कर रहा है ये फंक्शन। ओके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसे जावा में था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर हो रहा है तो इसमें ऑब्जेक्ट और क्लास जरूर आना चाहिए। ओके। यूज अप्रोच इन विच प्रॉब्लम इज पार्टीशन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, मतलब जितने भी काम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ऑब्जेक्ट के तौर पे मैंने बना दिया। तो ये लाइन वही कर रहा है, सिस्टम इज व्यूड एज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारा सिस्टम कैसे बन जाता है, एक पूरा सिस्टम अगर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो कह सकते हो सिस्टम इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ स्पेसिफिक टास्क। ओके, हर ऑब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक टास्क होगा। स्ट्रक्चर एनालिसिस कह सकते हो एंड डिज़ाइन टेक्नोलॉजी नेक्स्ट है, जो कि SADT अप्रोच बोलते हैं, SADT। ठीक, डिज़ाइन फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, इसमें हम क्या डिज़ाइन किए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इसमें होती है। ठीक है, इट इज़ अ हायरार्किकल ऑफ डायग्राम दैट सपोर्ट टॉप डाउन अप्रोच। ये हमारा एक हायरार्किकल होता है जो कि टॉप से डाउन अप्रोच को सपोर्ट करता है फॉर एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन के लिए। स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज अगर देखा जाए इस कंबाइंड विथ कौन कौन से स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज होते हैं, एक होता है ग्राफिकल लैंग्वेज और एक होता है नेचुरल लैंग्वेज। ग्राफिकल जो हमारे डिज़ाइनिंग में, नेचुरल जो हमारा वर्किंग में यूज़ होता है। ओके। नाउ द लास्ट वन इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग, जिसको हम लोग ER डायग्राम या ER मॉडल भी बोलते हैं। तो हमारा क्या है, अ डेटाबेस एप्लीकेशन ER अप्रोच इज यूज्ड, ये हमारा डेटाबेस में यूज़ होता है। ठीक है, फोकस ऑन ERM बोले तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज़ अ डेटा आइटम इन सिस्टम एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। ये फोकस करता है किसमें, डेटा जो कि सिस्टम में है और उसका रिलेशन बताता है दोनों के बीच में। ओके। एम इसका क्या होता है, टू क्रिएट अ कॉन्सेप्चुअल स्कीमा फॉर डेटा, मतलब एक बिल्कुल वैलिड बताता है कि हाँ ये इससे लिंक है, ये इसका पॉइंट इस बंदे से लिंक है। ठीक है, ये एक्चुअल स्कीमा फॉर अ डेटा बताता है, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। नेक्स्ट वन आता है DFD। DFD भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एकेटिव में पूछता है। DFD की बात करते हैं तो DFD देखो क्या है, डेटा फ्लो डायग्राम। इसमें क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ डेटा, मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं डेटा फ्लो का। ऑल्सो नोन एज बबल चार्ट, इसको हम बबल चार्ट भी बोलते हैं। इसका पर्पस बहुत सिंपल है, क्लैरिफाई सिस्टम रिक्वायरमेंट, सिस्टम रिक्वायरमेंट को क्लैरिफाई करना, आइडेंटिफाई द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, हमें जो बड़े बड़े प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना। इट इज़ अ ग्राफिकल टूल्स बिकॉज इट प्रेजेंट अ पिक्चर। ऑब्वियसली ये डेटा फ्लो डायग्राम है तो इसमें ग्राफिकल टूल्स का यूज़ होगा, और क्योंकि इसमें पिक्चर प्रेजेंट होता है। यूज टू रिप्रेजेंट सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर एट एनी लेवल, ये हमारा प्रेजेंट होता है सिस्टम्स, वो भी एनी लेवल पे। इसके टोटल लेवल्स होते हैं जो कि 0 1 2 3, टोटल 4 लेवल्स होते हैं। ओके, तो नीचे देखते हैं 4 सिंपल नोटेशन है जो कि यूज होते हैं DFD के लिए। तो जिसका शॉर्ट में अगर हम बात करें तो DPDE। ठीक है, D फॉर डेटा फ्लो, P फॉर प्रोसेस, देन D फॉर डेटा स्टोर एंड E फॉर एक्सटर्नल एंटिटी सॉरी। तो डेटा फ्लो पे आते हैं सबसे पहले। डेटा फ्लो क्या है, डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। डेटा फ्लो हो रहा है मतलब एक से दूसरे में फ्लो हो रहा है, वही चीज़ है। डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ सिस्टम। ठीक है, डेटा एक से दूसरे पार्ट में जाता है। डेटा इज इन मोशन, तब मोशन में होगा तभी तो जाएगा डेटा। इंफॉर्मेशन फ्लो थ्रू पाइपलाइन, और जो डेटा जा रहा है वो एक पाइपलाइनिंग प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, कि एक के पीछे एक डेटा लगा, ये नहीं कि ओवरलैप कर रहा है। प्रोसेस की बात करते हैं। प्रोसेसिंग में क्या होता है कि रिप्रेजेंट बाय बबल और सर्कल, इसको प्रोसेस होता है तो बबल से, ठीक, नहीं तो सर्कल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बात दोनों एक ही है, बबल बनाओ या सर्कल बनाओ दोनों एक ही लग रहे हैं। ठीक है, इट ट्रांसफॉर्म इनकमिंग डेटा इनटू अ आउटगोइंग डेटा। कोई डेटा आ रहा है, बबल से हुआ, फिर वो डेटा चला गया, तो इसके लिए तो ये इनकमिंग हो गया और इसके लिए क्या हो गया, ये आउटगोइंग हो गया। ओके, ये डेटा हमारा भेजता है, ट्रांसफॉर्म करता है। इट शोज द पार्ट ऑफ सिस्टम ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू आउटपुट। इनकमिंग आउटगोइंग बोलो या इनपुट या आउटपुट बोलो, बात एक ही है। ओके, बस बढ़ाना है। AKTU वाले चाचा जानते हो ना, उनको बस कंटेंट चाहिए। नेक्स्ट वन आता है
एंटिटी, एक्सटर्नल एंटिटी, एक्सटर्नल एंटिटी क्या होता है? डिफाइन सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ सिस्टम। ये हमारा पूरे सिस्टम का या तो सोर्स बताता है या तो डेस्टिनेशन बताता है। इट रिप्रेजेंट एनी एंटिटी, ये कोई भी एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है जो कि सप्लाई करता है, सप्लाई या रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम, पूरे सिस्टम से, नॉट द पार्ट ऑफ सिस्टम, ध्यान देना, पूरे पार्ट, सिस्टम के पार्ट से नहीं, वो नॉट द पार्ट मतलब सिस्टम के हिस्से से नहीं, पूरे सिस्टम से वो इन्फॉर्मेशन सप्लाई करता है या रिसीव करता है, ठीक है। वो एक्सटर्नल एंटिटीज़ काम आते, एक्सटर्नल एंटिटी काम करता है। द लास्ट वन इज डेटा स्टोर। डेटा स्टोर नाम से पता चला कलेक्ट करना डेटा को, तो यूज टू कलेक्ट डेटा एट रेस्ट और टेम्परेरी रिस्पिरिटीज ऑफ डेटा, मतलब कह सकते हो कोई भी स्टेज पे अगर डेटा का आ रहा है स्टोरेज तो उसको स्टोर करेगा। रिप्रेजेंट बाय ओपन रेक्टेंगल, ये रिप्रेजेंट होता है ओपन रेक्टेंगल से, ओके। इस टाइप से कुछ जनरल गाइडलाइंस है और रूल्स हैं डीएफडी के कैसे कैसे होते हैं। तो देखो, जैसे फ्लो चार्ट के हम लोग रूल्स होते हैं कि सिंगल टास्क एक ही में डिफाइन होता है, वैलिड इनपुट होना चाहिए, ठीक है, ज़ीरो और मोर आउटपुट होने चाहिए। तो इसमें भी कुछ है रूल्स हैं इनके। तो पहला है शुड नॉट कंटेन लूप, इसमें लूप नहीं होना चाहिए। सेकंड, शुड नॉट कंटेन क्रॉस लाइन, ये नहीं कि ये लाइन जा रही है इसी में इसको भी क्रॉस कर दिया, ठीक है, और लूपिंग नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, अवॉइड कॉम्प्लेक्स डीएफडी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। ऑल नेम शुड बी यूनिक, सारे नेम यूनिक होने चाहिए। ऑल डेटा फ्लोज आर नेम्ड, जितने भी डेटा तुम एंट्री, जितने भी तुम डायग्राम उसमें बना रहे हो उस नेम, उसको नेम देना ही पड़ेगा, ठीक है। नंबर द प्रोसेसेस, जितने भी प्रोसेस होते हैं उन सबको नंबरिंग करनी पड़ेगी। चूज़ मीनिंगफुल नेम फॉर प्रोसेस एंड एक्सटर्नल एंटिटीज़, कह सकते हो जितने भी एंटिटीज़ हैं या प्रोसेस हैं उनको सही से नाम देना। ये नहीं कि सम का प्रोग्राम हो रहा है तुम बना रहे हो रामेश प्लस मुकेश, ऐसा नहीं, ए प्लस भी वेरिएबल नाम के देना जो कि रिलेटेड हो डीएफडी से। रिमेंबर दैट डीएफडी इज़ नॉट फ्लो चार्ट, ये हमेशा ध्यान रखना कि डीएफडी फ्लो चार्ट नहीं, प्रॉपर्टीज़ कुछ भले मैच कर रही लेकिन डीएफडी फ्लो चार्ट नहीं है। प्रोसेसेस आर ऑलवेज रनिंग, इसमें जो भी प्रोसेस होते हैं वो ऑलवेज रनिंग होते, कभी ये रुकते और स्टार्ट नहीं होते, ये चलते ही रहता है, लूप नहीं बनाता है लेकिन चलते ही रहता है। नंबर ऑफ प्रोसेस एट ईच लेवल शुड बी स्मॉल, जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेस हो वो लेवल के वो स्मॉल होने चाहिए, जैसे कि लेस देन 7 सिर्फ एक्सेप्टेबल है। लेवल की जैसा मैंने अभी बात की तो लेवल हमारे कितने होते हैं? 4 होता है। तो देखो, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 0 में क्या कॉन्टेक्स्ट डायग्राम होता है जिसमें हम लोग 25% एक्सप्लेन करते हैं ईआर डायग्राम का, ईआर डायग्राम, सॉरी ईआर डायग्राम नहीं कह सकते, डीएफडी का, जो कि रिलेट होता है बिल्कुल ईआर डायग्राम से। पहले ईआर डायग्राम नहीं, डीएफडी होता है लेकिन जो रिलेट करता है ईआर डायग्राम है, जिसमें हम 25% खाली एक्सप्लेन करते हैं। लेवल 1 में क्या होता है? मल्टीपल बबल, इसमें कह सकते हो सिंगल बबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें हम मल्टीपल बबल से कह सकते हो 2 बबल ले लिया, 2 बबल से रिप्रेजेंट किया जो कि 50% एक्सप्लेन कर दिया। लेवल 2 में क्या डीपर मोर बबल, इसमें और बबल्स का यूज़ करता है। देखो जितने बबल्स होंगे उतना ही मोर एक्सप्लेनेशन चलता जाएगा, 75% एक्सप्लेन हो गया। लेवल 3 पे आते थे मोस्ट डिटेल लेवल, यहाँ पे तो कह सकते हो इससे 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 ज़्यादा ही बबल्स यहाँ पे होने चाहिए, और जितने बबल्स होंगे उन सब के एट्रीब्यूट्स भी होने चाहिए। ये नहीं कि बबल्स बना दिया और कुछ निकाला ही नहीं, एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। ये 100% एक्सप्लेन, मतलब जो भी सिस्टम बन रहा है उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन लेवल 3 में होता है, ओके। ईआर डायग्राम देख लेते हैं। अभी हमने ईआर की बात की तो ईआर आ भी गया। ईआर डायग्राम क्या होता है? ये डिटेल्ड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम होता है, किसी भी सिस्टम का लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन इसको किया जाए। ये हमारे तीन कंस्ट्रक्टर में यूज़ होता है, जैसे डेटा एंट्रीज, एंटिटीज़, रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट्स में होता है। तो डेटा एंटिटीज़ क्या होता है? डेटा एंटिटीज़ मतलब बोले तो फंडामेंटल थिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये फंडामेंटल थिंग्स होते हैं। एंटिटी हैज़ ओन आइडेंटिफाई, इसको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता क्योंकि ये खुद ही एक आइडेंटिफिकेशन है इसका। एक होता नहीं मैं खुद हूँ, वही चीज़ इसमें है। ये रिप्रेजेंट होता है रेक्टेंगल से, ओके। रिलेशनशिप क्या? अ रीज़न फॉर एसोसिएटिंग टू एंटिटीज टाइप्स, मतलब दो एंटिटीज़ रेक्टेंगल से होते हैं, दो एंटिटीज़ को जोड़ने के लिए जो भी रीजन होते हैं वो होता है हमारा रिलेशनशिप, ओके। और ये हमारा रिप्रेजेंट होता है डायमंड से, परफेक्ट। एट्रीब्यूट्स की बात करें तो ईच एंटिटी हैज़ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट, हर एंटिटीज़ के सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक। ये देखो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये हमारा एंटिटीज़ है, लेकिन ये जितने भी ओवल इलिप्स शेप के हैं ये हमारे क्या एट्रीब्यूट्स हैं।
एट्रीब्यूट्स इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटिटी। अब ये जो लिखा भी है ये सब है क्या, जैसे मानो मैंने यहाँ स्टूडेंट लिख दिया, स्टूडेंट लिखा तो ये स्टूडेंट नेम होना चाहिए, ये स्टूडेंट रोल नंबर होना चाहिए और ये स्टूडेंट एड्रेस होना चाहिए, मतलब इसी से रिलेट करता हुआ कैरेक्टरिस्टिक इसमें होना चाहिए। और ये रिप्रेजेंट होता है एलिप्स शेप से, एलिप्स शेप हमारा ऐसा होता है चपटा थोड़ा। ओके, जैसे ये देखो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का क्या हो सकता है, नेम हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है। एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नेम हो सकता है, एम्प्लॉय आईडी हो सकता है, एम्प्लॉय फ़ोन नंबर हो सकता है। ओके, एडवांटेजेस की अगर बात करें, एडवांटेजेस ऑफ ईआर डायग्राम, ईजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, बहुत आसान होता है समझना। ईजी टू कन्वर्टेड इनटू RDBMS, क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस में हम लोग इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं ड्यू टू रिलेशनशिप प्रॉपर्टी। ओके, डेटा रिक्वायरमेंट इज ईजिली अंडरस्टेबल यूजिंग ईआर डायग्राम। जो भी डेटा रिक्वायरमेंट होता है वो हम आसानी से समझ जाते हैं, क्यों, ईआर मॉडल के थ्रू। ओके, अब देखो जहाँ लाभ है वहीं हानि भी होता है ना, तो एडवांटेज जहाँ है वहाँ डिसएडवांटेज भी होगा। तो देख लेते हैं। लिमिटेड कांस्टेंट रिप्रेजेंटेशन, कुछ लिमिटेड में वो सीमित रहता है। लिमिटेड रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेशन, ये नहीं कि किसी भी किसी से कनेक्ट कर दो, कुछ लिमिटेड क्राइटेरिया होती है। लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, कभी कभार इसमें इतना एक्सप्लेन हो जाता है कि कितने ढेर सारे इन्फॉर्मेशन आ जाता है लेकिन उसको हम लोग पूरा ही नहीं कर पाते हैं। ओके, नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इसमें डेटा का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, खाली लिंकिंग का रिप्रेजेंटेशन होता है कि क्या होने के बाद कैसा लिंक होगा। ओके, ना कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो हमारे देखो कंपोनेंट्स ये सबसे इंटरेस्टिंग है, ठीक है, मतलब कह सकते हो 10 मार्क्स में अगर आए तो ये कंपोनेंट्स लिखने में बहुत सही रहेगा। ईआर डायग्राम तुमने एक्सप्लेन किया, ईआर डायग्राम की तीनों चीज़ एक्सप्लेन किए, देन उसके बाद एडवांटेजेस बता दिए एंड देन उसके बाद यहाँ पे डिसएडवांटेजेस बता दिए, है ना। इतना करने के बाद ईआर कंपोनेंट पे अगर आओगे तो ईआर कंपोनेंट पे देखो, पहला है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप से क्या करते हैं, एंटिटी सेट डिफाइन करते हैं। एलिप्स का अगर हो तो एट्रीब्यूट्स होता है, डायमंड शेप हो तो रिलेशनशिप होता है, सिंगल लाइन जो कि फ्लो चार्ट में भी यूज़ होता है तो उससे हम क्या कहते हैं, लिंक करते हैं एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, देखो अब ये डबल इलिप्स है, डबल इलिप्स क्या होता है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स कह सकते हो कि किसी एक पर्सन का जैसे दो दो फ़ोन नंबर हो सकता है ना, हो सकता है ना, तो वही मल्टी वैल्यू यहाँ पे काम आएगा। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो देखो डॉटेड डैश करके हो, डैश इलिप्स से। डिराइव्ड एट्रीब्यूट ये होता है कि जैसे मानो अगर मैंने आपकी DOB पूछ ली, डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ से हम लोग एज आपकी निकाल सकते हैं ना कि आप अभी कितने साल के हो, 12 के हो, 21 के हो। तो ये जो एज हो गया ये हमारा डिराइव्ड होगा, ठीक है, क्योंकि ये DOB से डिराइव हुआ है। वीक एंटिटी वो होता है जो मतलब जिसके एट्रीब्यूट्स बहुत कम होते हैं। नाउ डबल लाइंस क्या होती है, टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एंटिटी इन अ रिलेशनशिप, जितने भी एंटिटीज रिलेशनशिप में जुड़ रहे हैं वो टोटली यहाँ पे बताए जाते हैं डबल लाइन से। ओके, तो ये हमारा था एंटिटी डायग्राम के कंपोनेंट्स। ओके, नाउ अब हम देखेंगे डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल क्या होता है, इट इज़ अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडीशन एंड एक्शन, मतलब एक टैबुलरली रिप्रेजेंटेशन किया जाता है जिसमें कंडीशंस आते हैं और एक्शंस होता है। ओके, यूज्ड, ये कभी यूज़ होता है व्हेन द प्रोसेस लॉजिक इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जब हमारा जो भी प्रोसेस कर रहे हो उसका जो भी लॉजिक है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तब हम डिसीजन टेबल का यूज़ करते हैं, वरना नहीं यूज़ करते हैं। इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल कंडीशन, इसमें हम ढेर सारे कंडीशंस का यूज़ करते हैं। मेन पार्ट अगर देखें डिसीजन टेबल का तो इसमें क्या होता है, कंडीशन स्टेप्स। कंडीशन स्टेप्स क्या होता है, लिस्ट ऑल द कंडीशन, ये लिस्ट करता है सारे कंडीशंस को। एक्शन स्टेप्स क्या होता है, जितने भी पॉसिबल एक्शन होते हैं उसको वो चेक करता है या उसको टारगेट करता है। ओके, रूल्स की अगर बात करें तो रूल्स में अगर देखा जाए तो स्पेसिफाइज विच सेट ऑफ कंडीशन इज ट्रिगर व्हेन विच एक्शन, मतलब हमें बताना है कि कौन से कंडीशंस के लिए कौन सा एक्शन लिया जाए। ठीक है, विच कंडीशन हैज़ अ विच एक्शन, पार्टिकुलरली एक्शन वो बताएगा। डिसीजन ट्री की बात करें, जैसे डिसीजन टेबल था ऊपर वैसे डिसीजन ट्री भी होता है। तो ये रिप्रेजेंट ट्री है तो ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेशन बाय ग्राफ, यूज ब्रांचेस मेथड टू फाइंड ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ द डिसीजन। ठीक है, ये बिल्कुल ट्री की तरह ग्राफ होते हैं, इसमें ब्रांचेस मेथड और टू फाइंड द ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ डिसीजन। सिमिलर टू डिसीजन ट्री, बिल्कुल ही डिसीजन ट्री की तरह होता है, बट दे आर मोर ग्राफिकल, ये हमारा ज़्यादा ग्राफिकली की तरह रिप्रेजेंट होता है। इट इज़ ड्रॉन विद द रूट ऑफ लेफ्ट हैंड, ये नॉर्मली देखो ट्री है,
ठीक, इसका रूट नोड है, तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड भरते हैं, देन उसके बाद राइट भरते हैं, यही चीज़ लिखा है। इट इज़ ड्रॉन विद द रूट ऑफ लेफ्ट हैंड, पहले लेफ्ट हैंड भरा एंड लीव्स एट राइट हैंड, हम लोग लीव करते हैं राइट हैंड पे। ओके, इसके 3 टाइप्स के नोट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? डिसीजन नोट्स, चेंज नोट, टर्मिनल नोट। ओके, डिसीजन जो डिसीजन लेते हैं, चेंज जो हमारे चेंज एक्शन के थ्रू करते हैं, और टर्मिनल मतलब जो कि लास्ट नोट होता है, टर्मिनेट करता है। डिफरेंसेस की अगर बात करें तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस बिटवीन द डिसीजन टेबल एंड द डिसीजन ट्री। तो डिसीजन टेबल में देखो सिर्फ 3 ही डिफरेंस है। कैन नॉट कॉल डिसीजन ट्री फ्रॉम डिसीजन टेबल, डिसीजन टेबल से हम डिसीजन ट्री को नहीं बुला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिसीजन टेबल को कॉल कर सकते हैं, कहाँ से? डिसीजन ट्री से। कैन कॉल डिसीजन टेबल फ्रॉम अ डिसीजन ट्री। ओके, वी कैन नॉट इंक्लूड मोर देन वन और कनेक्शन कंडीशन, यहाँ पे हम ओ आर और मतलब दोनों में से एक जो होता है, ठीक है, और कंडीशन को यहाँ पे हम एक से ज़्यादा बार नहीं बुला सकते, लेकिन इसमें हम एक से ज़्यादा बार बुला सकते हैं। ओके, टाइप्स की बात करें, टाइप्स हमारे क्या होता है? इसमें 2 होते हैं, एक्सटेंडेड एंट्री टेबल एक होता है और एक लिमिटेड एंट्री टेबल होता है। इसमें अगर टाइप की बात करें तो कैटेगरी टाइप के कह सकते हो, कैटेगरी वेरिएबल डिसीजन ट्री होता है और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल डिसीजन ट्री होता है। ओके ओके, तो अब हम देखेंगे एसआरएस डॉक्यूमेंट क्या होता है। एसआरएस जो हमारे यूनिट 2 का जो नेम है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये कह सकते हो 200%। AKTU में तो आएगा ही, बाकी हम लोग अगर इंडस्ट्री में जाते हैं और कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं तो उसके लिए एसआरएस डॉक्यूमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है बनाना। ओके, तो उसमें क्या होता है एसआरएस, पहले ये जानते हैं। तो देखो, कम्युनिकेशन टूल एक होता है किसमें बिटवीन द स्टैक होल्डर एंड द सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर, मतलब कह सकते हो जो कस्टमर और जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर होता है उसके बीच में एक कम्युनिकेशन टूल की तरह ये काम करता है, जिसमें प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ सर्टेन फंक्शन इन अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, कह सकते हो एक प्रोग्राम होता है या सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो कि एक काम करता है, कुछ फंक्शन प्रोवाइड करता है, वो भी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में, कि आपको कुछ बनवाना है, ठीक है बताओ इस फील्ड से लेके ये फंक्शन वर्क करेगा, सर्टेन फंक्शन इन अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, ठीक है, एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में वो भी वर्क करेगा। डॉक्यूमेंट वो जो डिस्क्राइब करते हैं व्हाट द सॉफ्टवेयर विल डू, सॉफ्टवेयर आपका करेगा क्या, हाउ इट विल बी एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म, और ये कैसा दिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम एसआरएस डॉक्यूमेंट में एक्सपेक्टेशन ही तो लिखते हैं, जो कस्टमर बताता है वही लिखते हैं। फर्स्ट, एसआरएस शुड बी रिटन बाय कस्टमर, जो पहले होता है एसआरएस लिखा जाता है कस्टमर से, कह सकते हो रफली जैसे हम लोग बना लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। सेकंड, एसआरएस कुड बी रिटन बाय डेवलपर, सेकंड जो प्रोफेशनल लेवल पे हम लोग एसआरएस लिखवाते हैं डेवलपर से, यूज़र आके बोलेगा कि सर ये करना है वो करना है, तो अपना उसी हिसाब से डॉक्यूमेंट लिखेगा। इसके 2 सिनेरियो होते हैं। पहला केस क्या है? एसआरएस यूज्ड टू डिफाइन द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ यूज़र्स, पहला सिनेरियो ये बोलता है कि एसआरएस जो है ये हमारे डिफाइन करता है नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ यूज़र्स। सेकेंड एसआरएस क्या है? ये सर्व करता है एक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। सेकेंड केस में क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट होता है किसके बीच में? कस्टमर एंड डेवलपर के बीच में एक डील फिक्स होती है, जिसमें होता है कि आपको ऐसा सॉफ्टवेयर मैं बना के दूंगा, इतना पैसा चाहिए, इतना वो चाहिए, इतना टाइम चाहिए, ये चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक। गोल की अगर बात करें, गोल ऑफ एसआरएस डॉक्यूमेंट, क्या गोल्स हो सकते हैं? फीडबैक ऑफ कस्टमर सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट सही है कि नहीं। प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन, प्रॉब्लम को कम किया जाता है। इनपुट टू डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, इनपुट लिया जाता है डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के थ्रू। प्रोडक्शन वैलिडेशन चेक, इसमें प्रोडक्शन का प्रोडक्ट जो भी होता है उसका वैलिडेशन चेक होता है कि हमारे ये वैलिड वर्क कर रहा है कि नहीं। एडवांटेजेस की अगर बात करें, एडवांटेजेस ऑफ एसआरएस, तो इसमें क्या होता है? प्रोवाइड बेसिक एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट एंड शेड्यूल्स। देखो एसआरएस बना रहे हैं तो हमें सब कुछ पता चल गया, तो ऑब्वियसली हमें पता चल जाएगा ना कि कितना पैसा लगेगा और कितने दिन में बनेगा, है ना, और क्या क्या हमें स्टेप फॉलो करने होंगे। प्रोवाइड बेस लाइन फॉर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, अब जब हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा ना इसको कैसे वेरीफाई करें और कैसे वैलिडेट करें, तो एक बेस लाइन बना देता है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन का। रिड्यूस डेवलपमेंट एफर्ट, अब हमें पता है कि हमें इस स्टेप के बाद इधर जाना है, इस स्टेप से होवर करके इस पे जाना है, तो हमारे जितना भी डेवलपमेंट एफर्ट होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि सब कुछ पहले से ही डिफाइन हो गया, यूज़र ने बता दिया, हमें बस कोड करना है। हाई एसआरएस क्वालिटी रिड्यूस डेवलपमेंट कॉस्ट, अब हमें पता है कि जितनी अच्छी एसआरएस होगी उतना ही पैसा कम होगा, क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी उसमें डिफाइन कर दिए हो, कन्वर्सेशन कम होगा, मीटिंग कम हेल्ड होगी,
ठीक है, बार बार सेशन नहीं लिया जाएगा, तो क्योंकि सेशन लोगे तो टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है तो कॉस्ट जा रहा है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि अगर टाइम लग रहा है किसी सॉफ्टवेयर को बनने में तो कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ा तो डिलीवरी डेट बढ़ी, है ना। सेम उसी तरह अगर सेशन नहीं होगा तो हमारे डेवलपमेंट कॉस्ट भी कम हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो डिसएडवांटेज क्या है, शुड नॉट कंटेन एनी डिज़ाइन। एसआरएस के अंदर सिर्फ डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी डिज़ाइन नहीं होता है, और डिज़ाइन के बारे में कोई भी रिक्वायरमेंट या डिटेल्स नहीं होती है। डज नॉट कंटेन, अब डिज़ाइन नहीं है तो पिक्चर भी नहीं होगा, चार्ट्स भी नहीं होगा, टेबल्स भी नहीं होगा। चार्ट्स में आ जाओ तो पाई चार्ट हो गया, पाइपलाइन हो गया, ग्राफ हो गया, बार हो गया, कोई भी चार्ट इसमें नहीं आएगा। ओके, और नेक्स्ट अगर देखें IEEE स्टैंडर्ड्स ऑफ एसआरएस का जो IEEE स्टैंडर्ड है इसका फुल फॉर्म बोले तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स बोल सकते हो या इंजीनियरिंग्स। ओके, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है IEEE का फुल फॉर्म क्या है। ओके, तो इसमें देखो अगर IEEE के हिसाब से एसआरएस बनाया जाए तो सबसे पहला पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, पर्पस हम लोग लिखते हैं कि कब किस काम आएगा। मान लो ओवर स्कोप लिख सकते हैं, स्कोप या पर्पस होता है। डॉक्यूमेंट कन्वेंशन, डॉक्यूमेंट में क्या क्या वो होगा। इंटेंडेड ऑडियंस, कौन कौन सा ऑडियंस टारगेट किए जाएंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऐड हो सकता है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो एसआरएस टीम, मतलब कौन सी टीम इसको लीड कर रही है। एंड रेफरेंस, हम किस किस, और मतलब एक होता नहीं गूगल मैप से मुझे रेफरेंस लेना है क्योंकि इसमें मुझे वर्क करना है, ठीक है। लोकेशन का रेफरेंस लेना है, मैपिंग का रेफरेंस लेना है, ये सारी चीज़ें। ओवरऑल डिस्क्रिप्शन पे अगर आते हैं तो प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, हमें प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। फिर प्रोडक्ट फंक्शन, वो प्रोडक्ट का जो फंक्शनल है वो कैसा वर्क कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। यूज़र क्लास एंड कैरेक्टरिस्टिक, जो भी यूज़र है उसका मतलब क्या बैकग्राउंड है या वो चाहता क्या है। ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, कैसे प्लान किया गया उसको। यूज़र इन्वायरमेंट, यूज़र कैसे उसको इंटरेक्ट करेगा। डिज़ाइनिंग, कैसे डिज़ाइनिंग होगा। एजम्पशन एंड डिपेंडेंसी, कैसे अजम्पशन हम लोग कर सकते हैं एंड डिपेंडेंसीज उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड आता है एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट, जो एक्सटर्नली रिक्वायरमेंट होती है इंटरफेस के लिए, जैसे यूज़र इंटरफेस कैसे इंटरेक्ट करेगा। हार्डवेयर इंटरफेस, जो भी हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर से कैसे इंटरफेस करेगा। सॉफ्टवेयर इंटरफेस, कैसे एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से रिलेट करेगा या एक बटन दूसरे बटन से कैसे रिलेट करेगा। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड इंटरफेस, कैसे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जैसे एक बंदा दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेगा, व्हाट्सएप से ले लेते हैं, ठीक है। और अगर हार्डवेयर में आता है तो कैसे ट्रांसमिट करेगा। तो ये जितने भी प्रोटोकॉल या इंटरफेस है ये हमारे एक्सटर्नल इंटरफेस में आता है। फोर्थ वन इज़ सिस्टम फीचर्स। सिस्टम फीचर्स में देखो दो पार्ट में होता है, दोनों पार्ट सेम होता है, बस अलग अलग उसको डिफाइन करते हैं। डिस्क्रिप्शन एंड प्रियोरिटी हम डिफाइन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, और कौन सा किसको पहले प्रियोरिटी देता है वो बताते हैं। एक्शन एंड रिजल्ट, कौन सा एक्शन कब लेना और उसका रिजल्ट क्या आएगा। फंक्शनल रिक्वायरमेंट, कौन से फंक्शनली हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, ये हमारा पार्ट ए में भी है। सेम अगर आओ तो पार्ट बी देखें तो पार्ट बी में भी सेम होता है, बस हमें दो टाइप में बनाना होता है। डिस्क्रिप्शन प्रियोरिटी, एक्शन रिजल्ट एंड फंक्शन रिक्वायरमेंट्स। ओके, नाउ द फिफ्थ वन इज अदर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अभी तक फंक्शनल रिक्वायरमेंट था, अब आता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। क्या होता है, जैसे कि परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, कैसा परफॉर्मेंस होना चाहिए। सेफ्टी उसकी कैसी होनी चाहिए, सिक्योरिटी कैसा होना चाहिए। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, SQA कैसा होना चाहिए, जैसे भी पढ़ा था। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए। एंड यूज़र डॉक्यूमेंटेशन, जो भी यूज़र डॉक्यूमेंट दे रहा है उसके हिसाब से कैसे बनना चाहिए। ओके, अदर रिक्वायरमेंट्स, अब देखो पहला था फंक्शनल, दूसरा नॉन फंक्शनल, अब आता है अदर, बिल्कुल ही अलग। डेफिनेशन लिस्ट होता है और टू बी डिटरमाइंड, कैसे डेफिनेशन मतलब कैसे उसको डिफाइन किया गया और कैसे उस चीज़ को विस्तार से हम लोग बता रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक अगर बात करें गुड एसआरएस लिखने के लिए तो हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहली चीज़ कंप्लीट, कंप्लीट बोले तो फुल्ली कंप्लीट, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट बोले तो रिलायबल होना चाहिए। एक्यूरेट, कैपेबल इन रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट, ये नहीं कि एंड्रॉयड में चला iOS में नहीं चला, ठीक है। एक्यूरेट होना चाहिए, ये कह सकते हो विंडो में चला तो वो उसमें लिनक्स में नहीं चला। मॉडिफिएबल, लॉजिकल एंड हायरार्किकल स्ट्रक्चर इसमें होता है, कहीं किसी भी लेवल पे हम लोग जाके मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वाटरफॉल हम लोगों ने पढ़ा था उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, प्रोटोटाइप में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। वैलिडेशन, वैलिड वही है, वैलिडेशन वैलिड एंड अंडरस्टैंड बाय द यूज़र एंड डेवलपर, जो भी वैलिड कंडीशंस हो रही हैं उन सबको समझा जाएगा यूज़र एंड डेवलपर के तौर पे। वेरीफिएबल, ये वैलिडेशन था। वेरीफिएबल वही है, रिलायबल फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, वेरीफाई होना चाहिए, वेरीफिएबल होना चाहिए। इसको शॉर्ट में अगर याद करें तो IAM-CV², जैसे आई एम लिखते हैं IAM-CV², तो आई को मान लो भूल जाओ,
MCV², ठीक है। A फॉर हमारा होता है एक्यूरेट, M फॉर होता है मॉडिफिकेशन, C फॉर कंप्लीट, एक और C फॉर कंसिस्टेंस एंड V फॉर वैलिड, V फॉर वैलिडेशन। ओके, MCV², कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड SRS के लिए। नाउ नेक्स्ट SQA। अब आया SQA जो अभी पीछे पड़ा था, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। ये क्या होता है? टू इंश्योर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इंश्योर करता है। इट इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस। ये हमारा ऑन गोइंग प्रोसेस होता है किसका? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। ये इंश्योर करता है डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, मतलब जितने भी अच्छे से अच्छे सॉफ्टवेयर होता है उसको ये इंश्योर करता है SQA, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस बताता है। ये प्रोसेस होता है ऑफ प्रोसेस द टेस्ट फॉर क्वालिटी इन ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट। SQA एक हमारा टेस्टिंग प्रोसेस की तरह यूज़ होता है कि हर फेज़ में हम पता कर पाएँ कि उसकी क्वालिटी कैसी है। SQA इज़ अ प्रोसेस मूव इनटू नेक्स्ट फेज़ आफ्टर प्रीवियस फेज इज़ कंपाइल्ड। पहला फेज़ अगर कंप्लीट होगा तभी वो नेक्स्ट फेज़ में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। ओके, SQA एक्टिविटीज़ अगर बात करें फेजेस में, ठीक है, टोटल इसके 6 फेजेस होते हैं। तो चलो देखते हैं। सॉफ्टवेयर इनिशियल फेज़, 6 फेजेस SDLC के जो फेज़ थे वही 6 फेजेस यहाँ पे भी है। ओके, इनिशियल फेज़ की अगर बात करें, सॉफ्टवेयर इनिशियल जो भी इनिशलाइज करता है, शुड बी रिटन एंड रिव्यूइंग बाय द मैनेजमेंट। लिखा जाएगा और उसको रिव्यू किया जाएगा मैनेजमेंट के थ्रू। इंश्योर अबाउट प्रोसेस प्रोसीजर, प्रोसेस कैसे करना है, प्रोसीजर कैसे करना है। शुड बी अप्रोप्रिएट, क्लियर, वेरीफिएबल एंड एक्यूरेट। अप्रोप्रिएट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, वेरीफिएबल होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। ओके, प्रोवाइड एश्योरेंस क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान। और इसमें प्लान भी डिसाइड होता है, जैसे होता है ना शुरू शुरू में, भाई हमें ये बनाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। अभी कुछ भी वैसे नहीं लिखा, बस रिटर्न लिखा है और रिव्यू किया गया, और कुछ नहीं। सेकंड आता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फेज। रिक्वायरमेंट फेज में क्या होता है कि हमें क्या क्या चाहिए। कुड बी कंप्लीट होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए, प्रॉपरली फंक्शनल होना चाहिए। परफॉर्मेंस एंड इंटरफेस रिक्वायरमेंट, इसमें हमें परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट चाहिए होता है और इंटरफेस रिक्वायरमेंट की नीड होती है, तभी तो हम रिक्वायरमेंट अपने चेक कर पाएंगे, है ना। थर्ड वन इज सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग फेज। डिज़ाइनिंग में क्या होता है कि हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो ये देखो, कंपाइलेंस विथ अप्रूव डिज़ाइन, जो डिज़ाइन मिला उसी को ही बनाना है। टू इंश्योर कंपाइलेंस विथ अप्रूव डिज़ाइन। अश्योरिंग डैट ऑल रिक्वायरमेंट कवर इन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, जितने भी रिक्वायरमेंट दी गई है उसको कवर किया गया होगा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के थ्रू। ओके, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट वही OS हो गया, यूज़र इंटरफेस हो गया, UI हो गया, ठीक, प्रोग्राम हो गया, इसके थ्रू। टू इंश्योर इंटरफेस कंट्रोल डिज़ाइन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड कंटेंट। एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इंटरफेस कंट्रोल डिज़ाइन का, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू और कंटेंट के थ्रू इसको सही किया जाता है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फेज में यूज़ होता है। इसमें डिटेल डिज़ाइन का एलोकेटेड मॉड्यूल। टू इंश्योर डिटेल डिज़ाइन ऑफ एलोकेटेड मॉड्यूल, इसमें जितने भी डिटेल डिज़ाइन होते हैं उसको हम डिज़ाइन करते हैं, ओके, एलोकेटेड मॉड्यूल्स के थ्रू। नाउ द फोर्थ वन इज सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन फेज। इम्प्लीमेंटेशन बोल दो या इसको बोल सकते हो कोड फेज, जिसको हम कोडिंग के थ्रू होता है। रिजल्ट ऑफ कोडिंग एंड डिज़ाइन एक्टिविटीज़, देखा, इसको कोडिंग एंड डिज़ाइन एक्टिविटीज़ कहते हैं। स्टेटस ऑफ ऑल डिलीवरेबल, कब कैसे डिलीवर होगा ये बताया होगा, क्योंकि जब तक कोड होगा नहीं तब तक कैसे टेस्टिंग होगा, और जब तक टेस्टिंग नहीं होगी कैसे डिलीवर नहीं होगा। एक्टिविटीज़ की देखा जाए तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट यहाँ पे होता है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइब्रेरीज़ का यहाँ पे यूज़ होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। फिफ्थ वन इज़ अगर देखें तो सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड एंड टेस्ट फेज, या डायरेक्टली बोल सकते हो टेस्टिंग फेज। टेस्ट प्रिपरेशन एंड लिस्ट ऑफ ऑल टेस्ट चेक, यहाँ पे टेस्टिंग की प्रिपरेशन होती है और सारे लिस्ट बनाए जाते हैं, जितने भी लिस्ट ऑफ ऑल टेस्ट होते हैं वो सारे चेक किए जाते हैं, जितने भी लिस्टेड हुए होते हैं, जैसे हमें ये चेक करना है तो वो सारी चीज़ें चेक की जाती है। इंश्योर ऑल टेस्ट परफॉर्म अकॉर्डिंग टू टेस्ट प्लान एंड प्रोसीजर, हमें ये देखना होता है कि जितने भी टेस्ट परफॉर्म होंगे वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट प्लान जैसा किया गया और जो प्रोसीजर डिसाइड किया गया उसके थ्रू होने चाहिए। टेस्ट रिपोर्ट आर कंप्लीट एंड एक्यूरेट, कंप्लीट होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। सर्टिफाइंग की अगर बात करें कि जैसे होता है ना टेस्टिंग का जो सर्टिफिकेट मिलता है, ओके वाला जो सर्टिफिकेट मिलता है, इज़ कंप्लीट एंड रेडी टू डिलीवर, ये बोलता है कि कंप्लीट हो गया और रेडी टू डिलीवर हो गया है। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस फेज़ की बात करें जो कि लास्ट फेज़ होता है, 6th फेज़, वी विल मिनी डेवलपमेंट साइकिल टू इम्प्रूव द करेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन रिलेटेड टू बग्स रिपोर्ट बाय यूज़र एंड कस्टमर। हम यहाँ पे मिनी डेवलपमेंट मतलब छोटा सा डेवलपमेंट करते हैं, क्यों, इम्प्रूव करने के लिए या करेक्ट सॉफ्टवेयर करने के लिए। क्यों, जितने भी बग्स रिपोर्ट मिले होते हैं, जैसे होता नहीं, कस्टमर बोलता है कि भैया ये लाइन नहीं चल रही, ये लाइन नहीं चल रही, तो वो लोग रिपोर्ट मारते हैं या फीडबैक देते हैं,
उसी को इम्प्रूव करने के लिए या कुछ नया अपडेट लाने के लिए हम लोग मेंटेनेंस देते हैं। ओके, एसक्यूए की अगर प्लान्स की बात करें कि कैसे इसको प्लान किया जाता है, तो प्लानिंग में सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट प्लानिंग कैसे की जाए। ठीक, प्रोजेक्ट प्लानिंग की जाती है, मॉडल्स ऑफ डेटा, डेटा का मॉडल बताया जाता है, क्लासेस बताई जाती है, ऑब्जेक्ट, प्रोसेस एंड डिज़ाइन, एसआरएस डिज़ाइन किया जाता है, टेस्ट प्लान उसकी देखी जाती है, यूज़र मैनुअल या ऑनलाइन हेल्प लिया जाता है ना, जैसे फीडबैक के थ्रू लिया जाता है, एंड देन ऑडिट एंड रिव्यू, मतलब उसको रिव्यू किया जाता है। एसक्यूए हम अगर देखा जाए तो मेनली 3 काइंड एक्टिविटीज़ करती है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक्स में करती है, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक्स में करती है एंड कस्टमर स्पेसिफिक्स में करती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। दोनों देखो बिल्कुल सिमिलर लग रहा है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन होता क्या है। तो देखो, इंक्लूड चेकिंग डॉक्स बोले तो डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट हो गया, डिज़ाइन हो गया, कोड हो गया एंड प्रोग्राम। इसमें होता है कि इसमें वेरिफिकेशन, ध्यान देना, वेरिफिकेशन में हम डॉक्यूमेंट, डिज़ाइन, कोड और प्रोग्राम को चेक करते हैं, और वैलिडेशन में क्या होता है कि हमारा जो भी एक्चुअल प्रोडक्ट होता है उसको टेस्ट करते हैं। इंक्लूड टेस्टिंग एंड वैलिडेशन ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्ट। ओके, ये हमारा स्टैटिक टेस्टिंग होता है, ये हमारा डायनेमिक टेस्टिंग होता है। डजेंट इंक्लूड एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, यहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑफ कोड नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑफ कोड होता है, क्योंकि हमें वैलिडेशन चेक करना है कि फ़ोन नंबर हमारा वैलिड है कि नहीं, चेक होता है ना, वैसे ही। कम्स बिफोर वैलिडेशन, ये हमारा वैलिडेशन के पहले ही आता है, लेकिन ये हमारा वेरिफिकेशन के बाद आता है। ठीक, पहले वैलिडेट होगा फिर उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, सॉरी उल्टा बोल दिया, पहले वेरिफिकेशन होगा देन उसके बाद वैलिडेट होगा। ओके, नाउ फॉर प्रिवेंशन ऑफ एरर, वैलिडेशन क्यों काम वेरिफिकेशन क्यों काम आता है, ताकि एरर से हमें प्रिवेंट कर सके, और इसमें क्या है, डिटेक्शन के लिए काम आता है। ओके, वैलिडेशन हमारे डिटेक्शन ऑफ एरर के लिए काम आता है। 50 to 60% यहाँ पे डिफेक्ट फाइंड किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 20 to 30% यहाँ पे डिफेक्ट फाइंड होते हैं। बेस्ड ऑन ओपिनियन और रिव्यू बोल सकते हो, ये हमारा जो भी वैलिडेशन होता है, जो भी वेरिफिकेशन होता है वो बेस्ड ऑन ओपिनियन होता है, लेकिन जो भी वैलिड होता है, वैलिड कंडीशन, वो फैक्ट बेस पे होता है। फैक्ट बेस पे जैसे बोले तो फ़ोन नंबर हमें पता है 10 डिजिट का होता है, और 10 डिजिट है तो 0 to 9 डिजिट उसमें इंसर्ट होता है ना, तो ये हमारा फैक्ट है। ओके, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव ऑफ वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, तो क्या होता है, डिटरमाइन फंक्शन करेक्टली रनिंग, क्या हमारा फंक्शन रन कर रहा है करेक्टली कि नहीं। इंश्योर नॉट परफॉर्म अनप्लान्ड फंक्शन, हमें देखना है कि कहीं कुछ अलग ही तो दुनिया नहीं वो बना लिया अपनी, मतलब कुछ और तो नहीं कर रहा है, टैप करने पे कुछ कहीं और तो नहीं जा रहा है, अनप्लान्ड फंक्शन तो नहीं वर्क कर रहा है। मेजर एंड असेस द क्वालिटी सॉफ्टवेयर, एसेस और मेजर करता है किसको, क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर को। सेटिस्फाई यूज़र बाय डेवलप अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन, यूज़र को देखो भाई, हर चीज़ में यूज़र की संतुष्टि बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि भाई पैसा वही पे कर रहा है ना, तो यूज़र सेटिस्फाई होना चाहिए कैसे, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन जितने भी होते हैं उसके थ्रू। नाउ द लास्ट नॉट लीस्ट, लास्ट वन इज ISO मॉडल, ISO 9000 मॉडल। देखो ये भी बार बार पूछता है, ISO एक है और एक हमारा है CMM मॉडल, ठीक है, ISO एंड CMM मॉडल, तो चलो इन दोनों को देख लेते हैं। तो देखो ISO 9000 मॉडल क्या होता है, ये हमारा सेट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ध्यान से देखना, सेट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट का एक सेट होता है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड है। ये हमारा गाइडलाइन होता है फॉर रिपीटेबल एंड हाई क्वालिटी डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये रिपीटेबल और हाई क्वालिटी डेवलपमेंट का गाइडलाइन होता है। नॉट डायरेक्टली कंसर्ट विद द प्रोडक्ट इटसेल्फ, ये नहीं कि प्रोडक्ट अपना खुद का बना ले, ठीक है, वैसे नहीं होगा, कुछ ना कुछ गाइडलाइन फॉलो होती है। ISO हैज़ अ 3 सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड, इसके 3 सीरीज होते हैं, ठीक, चलो छोटा छोटा देख लेते हैं। ISO 9001, इसमें क्या है, अप्लाइज टू ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सारे ऑर्गेनाइजेशन आता है, ठीक है, अप्लाइज टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिज़ाइनिंग, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, सर्विसिंग, ठीक है। दिस इज स्टैंडर्ड विच इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टैंडर्ड वो है जो सब में एप्लीकेबल होते हैं। ISO 9002 में देखते हैं, अप्लाइज टू ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओनली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, जो सिर्फ प्रोडक्शन में काम आए, वही हमारा ISO 9002 है। जैसे कि इंक्लूड स्टील इंडस्ट्री वो बाय एक्सटर्नल प्रोडक्ट एंड ओनली इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। ओके,
और इसमें स्टैंडर्ड नॉट एप्लीकेबल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऊपर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए था, लेकिन ये हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, ये हमारा सिर्फ इंडस्ट्रियल के लिए है। ओके, ISO 9003 अगर बात करें, थर्ड इसका सीरीज है, तो अप्लाइज टू ऑर्गेनाइजेशन विच ओनली इन्वॉल्व द इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग। पहला क्या था, पहला था हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सेकंड क्या है, सिर्फ प्रोडक्शन के लिए, थर्ड वन इज इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट के लिए ISO 9003 सीरीज मॉडल हमारा काम आता है। अब इसके बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स अगर देख लेते हैं तो देखो, कॉन्टीन्यूअस इंप्रूवमेंट, ये कॉन्टीन्यूसली इंप्रूवमेंट होता है इसमें। एलिमिनेट वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन भी अच्छे से होता है। बूस्ट एम्प्लॉय मॉरल, एम्प्लॉय जो भी उस एम्प्लॉय की जो भी मॉरलिटी होती है वो बूस्ट होता है। हायर रियल क्वालिटी, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी कर दी जाती है। इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, नाउ आप देखिए लिमिटेशन, देखो बेनिफिट्स तो देख दिए, आप लिमिटेशन देख लेते हैं। लिमिटेशन ISO 9000 मॉडल का देखें तो डजंट ऑटोमेटिकली लीड, ये ऑटोमेटिकली नहीं चलता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली नहीं चल रहा है क्योंकि ये टोटली क्वालिटी मैनेजमेंट को मेज़र नहीं कर पाता है कि हमें टोटल बताओ कि इसका क्वालिटी मैनेजमेंट कैसा है। डजंट प्रोवाइड एनी गाइडलाइन फॉर डिफाइनिंग अप्रोप्रिएट प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस का ये गाइडलाइन नहीं बताया है इसने, मतलब इसमें होता ही नहीं है। इट डजंट फुल प्रूफ, ये हमारा फुल प्रूफ नहीं होता है क्योंकि कभी कभार वेरिएशन एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है, वेरिएशन इसमें आ जाता है। ओके, अब लास्ट वन इज SEI-CMM मॉडल, जो हम अभी पीछे बात कर रहे थे, SEI-CMM मॉडल। इसमें ये लास्ट मॉडल है, इसके बाद यूनिट ख़त्म। तो इसमें देखो, स्पेशली डेवलप्ड फॉर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ये हमारा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है, ठीक। फोकस इज ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़, ये फोकस करते हैं सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ पे। सजेस्ट हाउ टू फुलफिल रिक्वायरमेंट, इनका सजेशन होता है कि कैसे फुलफिल करें सबकी रिक्वायरमेंट, यूज़र की रिक्वायरमेंट। ये प्रोवाइड करता है ग्रेड फॉर द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिटी, ग्रेड के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस की मैच्योरिटी को डिफाइन करता है। रिकनेक्ट द मैकेनिज्म फॉर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ये फिर से कनेक्ट करता है एक मैकेनिज्म के थ्रू जिससे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को जांचा जाता है। इसके 5 लेवल होते हैं, ठीक है, 5 लेवल में आता है लेवल 1, लेवल 1 बोल सकते हो इनिशियल लेवल। इनिशियल लेवल वही स्टार्टिंग लेवल होता है। प्रोसेस फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ना वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब वो प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन का विच इज़ नॉट वेल डिफाइंड, जो कि वेल डिफाइंड नहीं है। प्रोसेस इज इमेच्योर, वेल डिफाइंड नहीं है तो इमेच्योर हुआ। इन्वायरमेंटल नॉट अवेलेबल, उस टाइप का इन्वायरमेंट इसको नहीं मिलेगा। सक्सेस एंड फेल्योर ऑफ प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन टीम, जो भी सक्सेस और फेल्योर होगा वो टीम पे डिपेंड करेगा। एंड नो की प्रोसेस एरिया डिफाइन, यहाँ पे नो की प्रोसेस एरिया मतलब कोई भी यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे कोई भी प्रोसेस या टास्क नहीं डिफाइन होता है। ओके, नाउ द लेवल 2 की अगर बात करें तो लेवल 2 में होता है रिपीटेबल। रिपीटेबल क्या है, इस्टेब्लिश बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, यहाँ पे बेसिकली छोटे छोटे जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं उन सबकी पॉलिसीज़ को डिफाइन करते हैं यहाँ पे। मैनेजर आर एबल टू प्रिडिक्ट कॉस्ट एंड शेड्यूल ऑफ कॉस्ट, जो भी यहाँ मैनेजर होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर, वो यहाँ पे बताएगा कि भैया कॉस्ट कितनी लगेगी और शेड्यूल क्या होगा प्रोजेक्ट का। KPA मतलब की प्रोसेस एरिया, अगर की प्रोसेस एरिया इसमें कुछ अचीव किए जाते हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट क्या होगा, प्रोजेक्ट प्लानिंग कैसे की जाएगी, एंड देन उसके बाद सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट मतलब कैसे पार्ट को डिवाइड किया जाएगा, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ओके, नाउ लेवल 3 का आता है डिफाइन। डिफाइंड में क्या है, स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है जो कि यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डिफाइंड होता है। इनिशियल में वेल डिफाइंड नहीं थे, लेकिन इसमें जितने भी होंगे ऑर्गेनाइजेशन वो डिफाइंड होंगे। और इसके अंदर लेवल 3 के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। की प्रोसेस एरिया एंड एक्टिविटीज़ लेवल 3 के अंदर क्या क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस फोकस इसमें देखा जाता है। ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग देखी जाती है। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, किसके अंदर कौन कौन सा इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट यूज़ हो रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो भी इंजीनियर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कर रहे हैं। और इंटर ग्रुप कोऑर्डिनेशन क्या होगा, और पीयर रिव्यू, ठीक है। पीयर रिव्यू मतलब पीयर रिव्यू से ऐसे बोल सकते हो, एक टेस्टिंग दूसरे टेस्टिंग से ऐसे रिव्यू करेगा। ओके, पीयर टू पीयर कनेक्शन यहाँ पे बन के रिव्यू करेगा, ये नहीं कि ये वाला बंदा जाके इससे रिव्यू कर रहा है, ये वाला बंदा जाके इससे रिव्यू कर रहा है, कि ये अलाउ नहीं है। पीयर टू पीयर कनेक्शन मतलब एट लेवल, अपने लेवल पे जाके वो रिव्यू करेगा। नाउ द 4th लेवल इज़ द मैनेज, ठीक है। मैनेज क्या होता है, देखो क्वांटिटेटिव
क्वांटिटेटिव क्वालिटी गोल आर सेट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्वांटिटेटिव गोल यहाँ पे सेट हो जाता है, ठीक। इसका केपीए क्या होगा, क्वालिटी इसका केपीए बोले तो की प्रोसेस एरिया इसका क्या है कि क्वांटिटेटिव प्रोसेस को मैनेज करना एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी को मैनेज करना, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। द लास्ट वन इज ऑप्टिमाइजिंग, लेवल 5 ऑप्टिमाइजिंग। ऑप्टिमाइजिंग क्या, फोकस इज ऑन कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, फोकस करता है कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट पे, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इसका की प्रोसेस एरिया क्या होता है, डिफेक्ट प्रिवेंशन, प्रिवेंशन से बचाता है। टेक्नोलॉजी चेंज मैनेजमेंट, अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है उसके हिसाब से हमें बदलना है। एंड द प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट, हमें प्रोसेसली जो भी चेंजेस होगा उसको मैनेज किया जाएगा। ओके, तो हमारा यूनिट 2 कंप्लीट होता है। होप आपको अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड सब्सक्राइब कोड विलेज चैनल। बाकी कौन सा आपको टॉपिक या कौन सा मॉडल आपको अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और शेयर करो। इतनी मेहनत से बनाई जा रही है वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यूनिट 3 में अब हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।